हेलो बच्चों। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट में एक एप्लीकेशन हमने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि भाई दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, दो वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो किस तरीके से आप लोग निकालने वाले हो, ये भी हमने आप लोगों को बताया था बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास में। भाई वेक्टर प्रोडक्ट का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास में वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो भाई, मान लो कि आप लोगों को पैरेललोग्राम की दो साइड गिवन दे रखी है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से आपने इसके सामने एक साइड यहां बना दी ऐसे करके, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि पैरेललोग्राम की हमें दो साइड गिवन है, एक साइड का नाम है ए वेक्टर, दूसरी साइड का नाम है हमारे पास में बी वेक्टर। अगर ये साइड ए वेक्टर है तो जस्ट इसके सामने वाली साइड भी हो जाएगी ए वेक्टर, ठीक है बेटा। और अगर ये साइड हमारी बी वेक्टर है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो भी हो जाएगी हमारी बी वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये। और ये एंगल हम लोगों को गिवन दिया गया है स्टूडेंट थीटा, दिख रहा है आप लोगों को, ये एंगल हमें गिवन दिया गया है थीटा। ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये भी हमारे पास में बी वेक्टर है। तो ये जो पूरा पैरेललोग्राम आपके सामने बन रहा है ना बेटा, ये पूरा जो पैरेललोग्राम आपके सामने बन रहा है, इस पूरे पैरेललोग्राम का आपको एरिया फाइंड आउट करना है कितना होगा। ये जो पूरा पैरेललोग्राम आपके सामने बना है, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा कंसेप्ट हमारे पास में ये है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, कंसेप्ट हमारे पास में ये है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास में किसी भी पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है बेटा, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपके पास में दो साइड ऑलरेडी हैं ही, आप उनका ए क्रॉस बी निकालो और उठाकर मॉड निकाल दो, तो ये निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब आप देखो, अगर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं एक छोटा सा काम करता हूँ बेटा, मैंने एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास में एक ट्राइंगल बन चुका है ये, और एक ट्राइंगल बन चुका है मेरे पास में ये। अगर मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल आपके सामने बन रहे हैं ना बेटा, इनका अगर एरिया आपको चाहिए तो पहले आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। निकाल दिया आपने पैरेललोग्राम का एरिया, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालकर उसे 2 से डिवाइड कर दो। पहले आप एक काम करो, पहले आप पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दो, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालकर उसे आप 2 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट एप्लीकेशन नंबर सेकंड। नोट डाउन कर लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखो बेटा, एग्जाम्पल हमारे पास में ये है, एग्जाम्पल नंबर 1, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बिलो। टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बिलो, ठीक है बेटा। ये देखो, हमारे पास में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। समझ रहे हैं आप लोग। हमें बताना है कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, हमें बताना है कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होने वाला है। चलिए कैसे बताएंगे जरा देखो।
भाई एरिया का तरीका हमने बताया आपको, उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, यहां हम लगाएंगे आई कैप, यहां हम लगाएंगे जे कैप और यहां हम लगाएंगे के कैप, और ये हो गया हमारे पास में मॉड क्लोज्ड। ठीक है, देखो अब आगे आई के सामने है 2, यहां है 1, यहां है 3 और यहां है 1, यहां है 2 और यहां है 1। ये कंडीशन हमारे सामने बन गई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मेरे सामने ये आ गई। डेटरमिनेंट मेथड से मैं ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। सबसे पहले मैंने उठाया आई कैप। अब आप देखो, आई कैप को रखा हमने यहां पर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने फिनिश कर दिया। 4 एलिमेंट हमारे पास में बचे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 3 - 2। ठीक है, इसके बाद हम उठाएंगे जे कैप और जे को रखा हमने माइनस में। बेटा जे को हमने रखा माइनस में। अब जे हमारा कहाँ आ रहा है? जे हमारा आ रहा है फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। ये और ये 4 एलिमेंट बचे, इसकी मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 में आ जाएगा, यानी ये बच जाएगा 2 - 2। फाइनली हम लोगों ने यहाँ लिखा के कैप। ठीक है बेटा, अब आप के कैप को देखो, के कैप कहाँ आ रहा है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये और ये 4 एलिमेंट बचे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ऐसे करेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 - 3। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी बात। अब देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आया। 3 - 2 यानी आई कैप, 2 - 2 0, फिनिश हो गया। 2 - 3 माइनस के कैप। देखो बेटा, हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है आई कैप माइनस के कैप। ये हमारे पास में वैल्यू निकल कर आई है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमें निकालना है बेटा इसका मॉड, हमें निकालना है इसका मॉड। तो हम कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा आई के सामने क्या है? 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, के सामने क्या है? -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 और 1 कितना हो गया है? √2। और हमारे पास में आंसर निकल गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज √2 यूनिट। ये आंसर आएगा बेटा हमारे पास में कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा वो इतना होगा, √2 यूनिट। ऐसे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और बड़े आसानी से आप लोग बना लोगे। पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड आपको गिवन दी जाएगी, तो सबसे पहले जो 2 एडजेसेंट साइड आपको दी जाएगी उनसे आप ए क्रॉस बी को निकाल दो। हमने वैसे ही किया, हमने ए क्रॉस बी यहाँ से निकाल दिया बेटा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के बाद ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। फिर हमने इसका मॉड निकाल दिया और मॉड निकालते ही हमारा आंसर आ गया √2 यूनिट। यानी जिस पैरेललोग्राम की ये 2 एडजेसेंट साइड हैं उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होने वाला है बेटा वो हमारा इतना होने वाला है। उम्मीद है कि बात आप लोग समझ चुके होंगे, दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट है हम लोगों का डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो बेटा, टॉपिक है मेरे पास में डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहले थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में याद दिला देता हूं। भैया क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर होता है, वेक्टर की मल्टीप्लाई हम वेक्टर से करते हैं, वेक्टर का क्रॉस हम वेक्टर से करते हैं और वेक्टर का क्रॉस वेक्टर से करने पर हमारे पास में वेक्टर ही निकल कर आता है बेटा। जब हम वेक्टर का क्रॉस वेक्टर से करते हैं तो हमारे पास में वेक्टर ही निकल कर आता है। और वेक्टर होता क्या है? वेक्टर वो होता है जिसके अंदर वैल्यू, और इसी वैल्यू का दूसरा नाम है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं और डायरेक्शन भी होती है। समझ रहे हैं बेटा?
वेक्टर हम किसे बोलते हैं? जिसके अंदर वैल्यू भी होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, उसे हम लोग वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे पास में वेक्टर की, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करने पर जो फाइनल आंसर हमारा निकल कर आएगा वो भी वेक्टर ही निकल कर आएगा, और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर के अंदर वैल्यू भी होती है। ठीक है बेटा, अब हम निकालेंगे कि जो वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करने पर वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जरा देखिए बेटा आप ध्यान से, जैसे ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर ये निकल कर आ गया है मेरे पास में आर वेक्टर। समझ आ रही बेटा बात? ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर ये निकल कर आ गया है मेरे पास में आर वेक्टर। ठीक है, अब इस आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन? भाई डायरेक्शन निकालने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन निकालने के लिए हम सहारा लेंगे राइट हैंड थंब रूल का। अब क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, जरा समझिए बेटा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ये है मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास में वाई एक्सिस, और ये है मेरे पास में जेड एक्सिस। देखो ध्यान से, ये हो गई मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे पास में वाई एक्सिस, और ये हो गई मेरे पास में जेड एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप से है, ठीक है, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप से है, और जेड एक्सिस का जो मतलब है वो के कैप से है। समझ आ रही बात? एक्स एक्सिस का मतलब है आई कैप से, वाई एक्सिस का मतलब है जे कैप से, और जेड एक्सिस का मतलब है के कैप से। ठीक है, अब देखो, एक वेक्टर मैंने यहां बनाया और एक वेक्टर मैंने यहां बनाया। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया ए वेक्टर। देखो बेटा ध्यान से, इस वेक्टर को जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया ए वेक्टर, और इसे हमने नाम दिया बी वेक्टर। हमें बताना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होने वाली क्या है, हमें ये बताना है। बहुत ही आसान है, पहले ध्यान से समझिए बेटा। इधर है एक्स, ऊपर है वाई, और इधर है जेड। इधर क्या है? एक्स, इधर है माइनस एक्स, ऊपर है वाई, नीचे है माइनस वाई। तुम्हारी तरफ है जेड और मेरी तरफ है माइनस जेड। अगर बाहर की तरफ जाओगे तो प्लस के जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ जाओगे तो माइनस के जेड एक्सिस। अब हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है? हमें वैल्यू निकालनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो आप एक काम करो, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कुछ इस तरीके से मोड़ लो, फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल कर लो, और यह है आपके पास में थंब। ठीक है बेटा, कैसे हम अप्लाई करेंगे? फिंगर्स को रखना है ए से बी की तरफ। पहले ए है और फिर बी है, तो फिंगर्स को आप ए से बी की डायरेक्शन में रखेंगे बेटा। हमने फिंगर्स को रखा ए से बी की डायरेक्शन में, देखो ऐसे ए से बी की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को रखा। थंब हमारा कहाँ जा रहा है? थंब हमारा जा रहा है अंदर। देखो ऐसे फिंगर्स को हमने ऐसे रखा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ फिंगर्स को रखा। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर। और थंब के अंदर जाने का मतलब ये है कि ये जो ए क्रॉस बी है ये जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में है, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जेड की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है माइनस के कैप। जेड की जो नेगेटिव डायरेक्शन है बेटा उसका मतलब माइनस के कैप से है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर थंब बाहर की तरफ जाएगा तो प्लस के जेड, और अगर थंब अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस के जेड। थंब इधर जाएगा तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ध्यान रखना है आपको इस बात का अच्छे तरीके से। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप ऐसे अंदर की तरफ होगी बेटा, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ होगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अभी कई सारे एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा बेटा आपका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए देखिए हम कैसे आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। भाई नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में वो ये है, एक वेक्टर है हमारे पास में ऊपर, एक वेक्टर है यहाँ और एक वेक्टर है हमारे पास में यहाँ।
ठीक है बेटा। अब देखो आप, यह है एक्स एक्सिस, ये दिखाता है आई कैप को, यह है वाई एक्सिस, ये दिखाता है जे कैप को, यह है जेड एक्सिस और ये दिखाता है के कैप को, और ये है हमारे पास में ओरिजिन। ये कंडीशन है बेटा हमारे पास में। अब हमने आपसे ये कहा कि भाई हमारे पास में है दो वेक्टर, एक वेक्टर है यहाँ पर और एक वेक्टर है हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, इस वेक्टर का जो नाम है स्टूडेंट हमारे पास में बेटा ये है पी वेक्टर, और इस वेक्टर का जो नाम है हमारे पास में यह है क्यू वेक्टर। एक वेक्टर है हमारे पास में पी वेक्टर और एक वेक्टर है हमारे पास में क्यू वेक्टर। हमें बताना है कि पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ये जो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, हमें ये बताना है। देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो P और Q है ये किसके किसके बीच में आ रहा है। ये P और Q X के और Z के बीच में आ रहा है। P और Q X के और Z के बीच में आ रहा है। हमने इधर माना था X, याद है आप लोगों को, और इधर माना था हम लोगों ने Z। हमने इधर माना था X और इधर माना था हम लोगों ने Z, और P और Q इसके बीच में ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे Z और X के बीच में ऐसे आ रहा है। समझ में आ रही बात। X की जो तरफ है वो तो है P और इस तरफ है Q, यानी इधर X है तो ये है P और ये है Q। तो हमें क्या करना है बेटा, P से Q की तरफ अपने फिंगर्स को रखना है। राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे P से Q की तरफ रखना है। इधर P था इधर Q था, हमने P से Q की तरफ फिंगर्स को रखा। थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है नीचे। ऊपर की तरफ होता है +y, नीचे की तरफ होगा -y। यानी हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जो A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी बेटा हमारी। A क्रॉस B हमारा इस डायरेक्शन में जाने वाला है, या P क्रॉस Q हमारा इस डायरेक्शन में जाने वाला है। P क्रॉस Q हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, P क्रॉस Q हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। ये P है ये Q है, P क्रॉस Q जाएगा नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात आप लोगों को। P क्रॉस Q नीचे की तरफ जाएगा, यानी P क्रॉस Q की डायरेक्शन हो जाएगी y की नेगेटिव डायरेक्शन। और बेटा y की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस के j कैप। y की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है माइनस के j कैप, जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, समझ आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसे। चलो देखो बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बेटा हमारे पास में। भाई ये तो हो गया y एक्सिस, हो गया, ये हो गया हमारे पास में x एक्सिस, और ये हो चुका है हमारे पास में z एक्सिस। इधर हो गया है x, ऊपर हो गया है y, और इधर हो गया है z। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग इसे कि भाई ये है x एक्सिस यानी i कैप, ये है y एक्सिस यानी j कैप, ये है z एक्सिस यानी k कैप, ये है ओरिजिन। अब देखो बेटा दो वेक्टर हमारे कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा, दो वेक्टर कहाँ जा रहे हैं। एक वेक्टर जाता है यहाँ पर, एक वेक्टर जाता है यहाँ पर। इस वेक्टर का नाम है हमारे पास में a वेक्टर, और ये वेक्टर है हमारे पास में b वेक्टर। हमें बताना है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन क्या होने वाली है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो वेक्टर a और वेक्टर b है ये कौन से दो एक्सिस के बीच में है। कौन से दो एक्सिस के बीच में है। a और b y के और z के बीच में है। y और z के बीच में है बेटा। y तो है यहाँ और z है यहाँ, y यहाँ है और z तुम्हारी तरफ है, इनके बीच में है ये दोनों वेक्टर ऐसे। ठीक है, नीचे वाला a है ऊपर वाला b है, नीचे वाला है a ऊपर वाला है b। तो हमें क्या करना है, हमें
अपनी फिंगर राइट हैंड की फिंगर्स को नीचे से ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, ए से बी की तरफ। फिंगर्स को हमेशा ए से बी की तरफ रखना है, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ। यानी हम फिंगर्स रखेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में। हमने फिंगर्स को रखा बेटा ऊपर की तरफ। भाई ये वेक्टर तो हो गया ए, देखो 3D काम है पूरा का पूरा। ये z वाला भले ही आपको इधर जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये z वाला सामने की तरफ जाता है, y वाला ऊपर की तरफ है, ऐसे है। ये z है, ये y है, और इनके बीच में दो वेक्टर हैं हमारे पास में, ऐसे। इनके बीच में दो वेक्टर हैं बेटा हमारे पास में, ऐसे ऐसे हैं दो वेक्टर। नीचे वाला है p, ऊपर वाला है q, या नीचे वाला है a, ऊपर वाला है b। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना है और नीचे वाले से ऊपर वाले की तरफ ऐसे फिंगर्स को रखना है। रखा फिंगर्स को, देखो अंगूठा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये जो a क्रॉस b होगा ये x की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा बेटा, x की नेगेटिव डायरेक्शन में। a क्रॉस b हमारा x की नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाला है, और x की नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है माइनस के आई कैप। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारी p क्रॉस q की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ये यहाँ पर जो हमारी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ये होगी बेटा, ये हमारी a क्रॉस b की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया हो 3 एग्जाम्पल से। और अगर अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है आप लोगों का, फिर आप अपना कंसेप्ट जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा उनमें आप क्लियर करिएगा बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए और हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे। चलो देखो बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक छोटा सा नोट पॉइंट है जो बड़ी कमाल की बात हम लोगों को बताकर जाता है। पॉइंट ये है, अगर हम निकालते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आता है ना बेटा, ये हमेशा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये जो पूरा वेक्टर निकल कर आया है a क्रॉस b, ये a के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल कर आया है ये b के भी परपेंडिकुलर होगा। देखो बिल्कुल ध्यान से आप हमारी बात को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल कर आया है ना, ये a से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी a क्रॉस b a से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और a क्रॉस b b से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आप ये देखो, हमने पिछले कुछ दिनों एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट और ये a अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डॉट a ये हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट और a एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0। अच्छा, ये और ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट भी हो जाएगा 0। आप जानते हो ना कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है जो एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये पूरा ब्रैकेट a से भी 90 बना रहा है, ये पूरा ब्रैकेट b से भी 90 बना रहा है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर हो गया और ये इसके भी परपेंडिकुलर हो गया। कई बार ना बेटा हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे पास में एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b हमारे पास में। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो a के भी परपेंडिकुलर हो और b के भी परपेंडिकुलर हो। आपको ऐसा वेक्टर निकालना है, r वेक्टर आपको ऐसा निकालना है जो a से भी 90 डिग्री का एंगल बनाए और b से भी 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसा सिर्फ एक ही वेक्टर है जो a और b दोनों से 90 डिग्री बना सकता है, और वो है वेक्टर a क्रॉस b। वेक्टर a क्रॉस b। अब बच्चे ना इसे बहुत, देखो है बहुत मामूली सा कंसेप्ट, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं है,
लेकिन बच्चे इसे जल्दी से याद नहीं रख पाते हैं और गलती कर देते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आर वेक्टर ये जो मैंने आपके सामने निकाला है ए क्रॉस बी, ये ए से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और बी से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब आप इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 पर। एक वेक्टर हम लोगों को दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर हम लोगों को दे रखा है 4i कैप माइनस के j कैप प्लस k कैप। फाइंड अ वेक्टर which is perpendicular, find a vector which is perpendicular to vector A and vector B। ठीक है बेटा, आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, झट से बना दोगे आप लोग। भाई वेक्टर A हमें दे रखा है, वेक्टर B हमें दे रखा है, हमें ऐसा वेक्टर बताना है जो A के भी परपेंडिकुलर हो और B के भी परपेंडिकुलर हो। अरे भाई ऐसा तो एक ही वेक्टर होता है और उस वेक्टर का नाम होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो A क्रॉस B है ये A के भी परपेंडिकुलर होता है और ये जो A क्रॉस B है हमारा ये B के भी परपेंडिकुलर होगा। बेटा समझ रहे हो आप लोग, A क्रॉस B A के भी परपेंडिकुलर होगा और A क्रॉस B हमारा B के भी परपेंडिकुलर होगा। चलिए तो फिर हम निकाल देते हैं A क्रॉस B को। कितना निकल कर आएगा देखो जरा, A क्रॉस B इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। डेटर्मिनेंट क्लोज्ड। ये सिचुएशन हमारे पास में हो गई बेटा। ठीक है, चलो अब हम इसे एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में आई कैप। ठीक है, सबसे पहले आई कैप, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फिनिश। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, बीच में माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में -3। ठीक है, उसके बाद j आएगा बेटा हमारे पास में माइनस के साथ, और j में ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 और ये हो गया -12। फाइनली प्लस की k कैप। ठीक है बेटा, ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, -1 की 2 में करेंगे -2 और ये हो जाएगा -8। 4 की 2 में करेंगे 8। तो भाई हमारे पास में जो वेक्टर निकल कर आएगा बेटा, जो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। हमारे पास में जो वेक्टर निकल कर आएगा जो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर होगा 5i कैप। ठीक है, माइनस के 10 और माइनस के j, प्लस के 10j कैप, और यहाँ आएगा हमारे पास में माइनस के 10k कैप। लो बेटा, ये वेक्टर हमारे सामने निकल कर आएगा। A क्रॉस B जो वेक्टर आएगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होने वाला है स्टूडेंट। होप सो कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो और कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को ना हो। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भाई A वेक्टर है हमारे पास में I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस K कैप। फाइंड
ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, find a unit vector in direction of a vector क्रॉस b वेक्टर। ठीक है बेटा, ये है प्रॉब्लम हमारे पास में। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले तो मुझे ये बताओ कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? वो वेक्टर जिसका मॉड 1 के इक्वल रहता है, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब किसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले इसे ही निकाल दो आप। जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना होता है पहले उसे ही निकाल दो बेटा आप लोग। ये आ गया हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ है हमारे पास में आई कैप, यहाँ है जे कैप और यहाँ है के कैप। ठीक है, फिनिश। यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 1 और यहाँ भी है 1। ये हमने डिटरमिनेंट सेट कर दिया बेटा। ठीक है, क्या आंसर निकल कर आएगा हमारे पास में ज़रा देखो। सबसे पहले आई कैप, ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ आएगा -1। अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ये आ जाएगा -2। फाइनली आएगा हमारे पास में प्लस के कैप। ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ आएगा -1। ठीक है बेटा, तो हमारे पास में जो आंसर बना वो ये बना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू -के आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये बना वही हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लेकिन हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो चाहिए ही नहीं, हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले इसका मॉड निकालना पड़ेगा हम लोगों को। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आ गया 6। और बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का जो तरीका है वो ये है, इस वेक्टर को इससे डिवाइड कर दो। इसको इससे जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया -1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 जे कैप माइनस के 1/√6 के कैप। ये वो यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में है। ये वो यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन में है। पहले हमने क्या निकाल दिया? पहले हमने निकाल दिया ए क्रॉस बी, फिर हमने उसका मॉड निकाला, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया इसकी डायरेक्शन में। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में। एक वेक्टर हमें दे रखा है ए, ये है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा वेक्टर हम लोगों को दे रखा है ये i कैप माइनस के j कैप प्लस 3k कैप। एक वेक्टर मेरे पास में ये है और एक वेक्टर मेरे पास में ये है। उसने मुझे कहा आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बेटा मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। बहुत आसान, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो वेक्टर होता है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये जो वेक्टर है मेरे पास में, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये ऐसा वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो बेटा चलिए हम फाइंड आउट कर देते हैं ए क्रॉस बी को। यहाँ है आई कैप
यहाँ है जे कैप और यहाँ है के कैप। ठीक है, अब आप देखो I के सामने है 2, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है -1, यहाँ है 3 और यहाँ भी है 3। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास में A क्रॉस B आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो A क्रॉस B होता है वो A के भी परपेंडिकुलर होता है और ये जो A क्रॉस B है वो B के भी परपेंडिकुलर है बेटा। बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा, ध्यान रखिएगा बच्चों। A क्रॉस B और A के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। A क्रॉस B और B के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसे एक्सपैंड कर देते हैं हम उठाकर। देखो जब एक्सपैंड करेंगे, मैं डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ आएगा I कैप, ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 6, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर ये आ जाएगा 9। फिर मैंने J को लिया माइनस के साथ, ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये फिनिश और ये फिनिश, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर। 3 × 2 6, 1 × 3 3, 6 - 3 यहाँ आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने लिया यहाँ पर के कैप। फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, 4 एलिमेंट बचे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये बन गया हमारे पास में -4। तो बस आप ये समझ लो कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमारे पास में आ चुका है बेटा इतना, 9I कैप -3J कैप -4K कैप। A क्रॉस B हमारे पास में इतना आ चुका है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग? इतना आ चुका है हमारे पास में A क्रॉस B। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, बहुत ही आसान। मॉड निकालो इसका बेटा, मॉड निकालो इसका। कितना आएगा मॉड? 9 स्क्वायर 81, 3 स्क्वायर 9 और ये हो गया 16, और इसको इससे डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट का काम फिनिश, वेक्टर प्रोडक्ट का काम फिनिश। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर का काम फिनिश। कल से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा जिसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, वहां से आपको सारी चीजें सीख कर चलनी है। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं बच्चों कि 1 जुलाई से हम आप लोगों की क्लास को ऑफलाइन शिफ्ट करने जा रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई से आपके पास में ऑप्शन भी रहेगा कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हैं, जो बच्चे अभी ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में हमारा बिल्कुल वही सिस्टम होगा जो अभी तक हम लेकर आ रहे हैं। ऑफलाइन में जब आप हमारे पास में आएंगे तो हमारा जो इंस्टीट्यूट का सिस्टम है वो आप फॉलो करेंगे बेटा। ठीक है, बाकी मैंने बैच की टाइमिंग्स आप लोगों को बता दी थी। फिजिक्स की एक टाइमिंग आपकी रहने वाली है 5 to 6 PM। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं हमारे पास में, यानी जो बच्चे करंटली अभी पढ़ रहे हैं, भले ही वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हों, सेकंड पढ़ रहे हों या जस्ट उन्होंने अभी ज्वाइन किया हो, उनकी जो टाइमिंग है वो है 5 to 6 PM। ठीक है बेटा, और जो बच्चे हमारे नए हैं बिल्कुल, यानी जो न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट है, उनकी टाइमिंग रहेगी 2 से 3 PM। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।